प्यारी खूबसूरत हस्ती हैं आप। आपका नाम भी बहुत खूबसूरत है। जी जी त्रिपत जी। इस नाम के पीछे किसका हाथ है और कोई? इस नाम के पीछे बहुत बड़ी कहानी है सखी जी। हाँ। उन्होंने सबको चुप कराने के लिए ये बोला कि भाई सेकंड डॉटर हुई है, मैं त्रिपत हूँ, तो इसलिए इसका नाम आज से त्रिपत ही रखा जाएगा। कितना कारगर है आयुर्वेद हमारे साहित्य सृजन के लिए। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? आप स्वस्थ हो अंदर से। हाँ। आपका तन अगर स्वस्थ है तो मन अपने आप स्वस्थ और है। मन स्वस्थ है तो फिर रचनाएं भी स्वस्थ होंगी। बिल्कुल। वो तुम ही हो ना जो बात बात पर मुझसे लड़ते हो और फिर मुझे गलत ठहराकर खुद ही क्षमा भी मांग लेते हो। वो तुम ही हो ना जो मेरी छोटी छोटी शरारतों का मजा भी लेते हो और फिर उतनी ही जल्दी चिढ़ भी जाते हो। वो तुम ही हो ना जो बात बात पर असहमति दिखाते हो और फिर अंत में मेरी ही बात को मान भी लेते हो। क्या नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है लेकर दस्तक दिल की बात कलम से। आप जानते हैं, आपकी मुलाकात होती है हमारे ख़ास मेहमान से, और मेहमान भी वो होते हैं जो अपनी ख़ास पहचान बना चुके हैं। गीत, गज़ल, नज़्म, कविता, कहानी हो या उपन्यास, लिखने वालों से होती है ख़ास मुलाकात। और आज इस कड़ी में हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं, उनसे मिलवाने से पहले हम आपको उनके बारे में जानकारी दे दें। आप गज़ल, गीत, लघु कथा, दोहे कहती हैं। बात करें सम्मान की, स्थानीय साहित्यिक संस्थाओं द्वारा समय समय पे आप सम्मानित होती रहती हैं, और चित्रकारी बखूबी करती हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं ही, और खूबसूरती से चित्रकारी भी करती हैं। और बात करें समाचार पत्रों में और पत्रिकाओं में, आपकी रचनाएं समय समय पे साया होती रहती हैं। और इसके अलावा दूरदर्शन, आकाशवाणी पर आपकी रचनाएं समय समय पर प्रसारित होती रहती हैं। और बात करें काम धंधे की, तो दोस्तों बताना चाहूँगी कि आप आयुर्वेदिक वैद्य हैं और पंचकर्मा विशेषज्ञ हैं। इस पर भी थोड़ी बात करेंगे और बहुत सारी बातें उनसे जानेंगे, क्योंकि कार्यक्रम ही ऐसा है, दिल की बात भी है और दिमाग की बात भी है। यानी हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता है बातों बातों में। और अब देर कैसी, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर त्रिपत मेहता जी की। डॉक्टर त्रिपत, आप जस टीवी के प्रांगण में आए, हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया सखी जी, नमस्कार जी। और आज हम आपका बहुत फायदा उठाने वाले जी हैं। जरूर, मैं बैठी हूँ। एक तो हमारे सामने साहित्यकारा बैठी हैं, जी जी, दूसरी हमारे पास डॉक्टर बैठी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जब सवालों की झड़ी लगाते हैं तो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि उनके अर्थ बहुत नज़ाकत से आपको देने पड़ेंगे। बिल्कुल, मैं तैयार। सोच लीजिए कि इम्तिहान के लिए तैयार हो जाइए। एक और वाइवा। यस। तो इतनी प्यारी खूबसूरत हस्ती हैं आप। आपका नाम भी बहुत खूबसूरत है। जी जी, त्रिपत जी। तो डॉक्टर त्रिपत, ये बताइए कि ये त्रिपत नाम से जहाँ तक मैं समझती हूँ तृप्ति है जी, लेकिन तृप्ति भी नाम रखा जा सकता है, लेकिन त्रिपत बहुत अनोखा नाम है। मतलब सुनने में यदा कदा आसानी से नहीं मिलेगा। जी जी बिल्कुल। तो ये इस नाम के पीछे किसका हाथ है और कोई? जी जी, आप बताइए, सार्थक कीजिएगा। जी जी जरूर। इस नाम के पीछे बहुत बड़ी कहानी है सखी जी। हाँ। मैं अपने माता पिता की दूसरी कन्या थी। अच्छा। दूसरी सेकंड डॉटर थी मैं। तो उस ज़माने में 40-45 साल पहले, उस ज़माने में दूसरी लड़की का होना एक बहुत बड़ा टैबू माना जाता था। जो भी माहौल था घरों का। लेकिन जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, स्पेशली मेरी दादी, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि दूसरी लड़की है या लड़का है। उनको था कि बच्चा हो, स्वस्थ हो। मतलब ये आपकी दादी की सोच है। जी। और जी, उस टाइम पे, जबकि पहले ज़माने में ये होता था कि दादी को ज़्यादा होता था। हाँ जी, कि भाई पोता हो। जी 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 जी। उनका बहुत लगाव था मुझसे और मेरी बड़ी सिस्टर से, मेरे दादा दादी का। उन्होंने, जब मैं पैदा हुई तो सब आसपास के लोग, रिलेटिव्स, जो डिस्टेंट रिलेटिव होते हैं या जो इमीडिएट रिलेटिव्स भी होते हैं, उन सबको बड़ी तकलीफ हुई कि अरे ये तो दूसरी लड़की हो गई, बड़ा अफसोस हुआ ये वो। तो उन्होंने सबका मुंह बंद करने के लिए उन्होंने ये बोला कि एक्चुअली मैं बिलोंग करती हूँ सरदार फैमिली से, सिख फैमिली से। तो जो त्रिपत जो वर्ड है, ये पंजाबी का वर्ड है त्रिपत। वैसे तो हिंदी में अगर इसको देखें तो तृप्त,
लेकिन ये पंजाबी में आके त्रिपत बन जाता है। और हिंदी में तृप्ति, तृप्त, तृप्त, तृप्ति, तृप्ता, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने सबको चुप कराने के लिए ये बोला कि भाई सेकंड डॉटर हुई है, मैं त्रिपत हूँ, तो इसलिए इसका नाम आज से त्रिपत ही रखा जाएगा, ताकि ये चीज इसको भी पता चले कि हाँ भी यू आर वेलकम्ड, एटलीस्ट हमारी तरफ से तो आप वेलकम हो। बहुत खूबसूरत त्रिपत जी। और इसी त्रिपत में से एक सवाल ये उठता है कि तृप्ति जैसा नाम है, क्या वाकई जीवन से पूरी तरह खुद को तृप्त महसूस करते हैं या कुछ अधूरापन, खालीपन, या पूरी तरह से संपूर्ण तृप्त? देखिए ये मैं कहूँगी ये बड़ा मौका परस सा ये क्वेश्चन है हो सकता है। ये कई बार ऐसी मन में खुशी होती है कि हाँ भी अब मैं तृप्त हूँ, अब मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन जब तक मुझे लगता है चाह ना होना आपके अंदर, तो आप राह की खोज में नहीं जाते हो। तो कहीं ना कहीं इम्परफेक्शन या अतृप्ति होना कहीं ना कहीं बड़ी जरूरी है अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है। अगर आप तृप्त हो गए तो फिर तो आप परफेक्ट होके कोने में बैठ गए। थोड़ी प्यास जरूरी है ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आपको खोज की तरफ ले जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपने अंदर ले जाती है, अपने आप को पहचानने में बहुत काम आती है। और ये बहुत जरूरी है कि हम दुनिया को बाद में भले ही पहचाने, पहले खुद को पहचाने। जी जरूरी होता है। जी जी। और आप आयुर्वेद की डॉक्टर हैं और पंचकर्मा भी करती हैं। जी जी। तो साहित्य से जुड़ा हुआ आयुर्वेदिक क्वेश्चन पूछती हूँ। जी जरूर। क्या कविताएं बहुत अच्छी कहने के लिए, एक बहुत अच्छा रचनाकार होने के लिए, गजल, गीत, कहानी, जो भी विधा लिखनी है, उसको लिखने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ ज़्यादा फायदेमंद रहती हैं या एलोपैथ रहता है या होम्योपैथ रहता है? और कितना कारगर है आयुर्वेद हमारे साहित्य सृजन के लिए? इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? देखिए मैं अभी इस कंपटीशन की बात में नहीं जाऊंगी कि कौन सी चीज़ अच्छी है, एलोपैथी, आयुर्वेद या होम्योपैथी। ओनली थिंग इज जो आयुर्वेद है, इसका जो मेन कंसेप्ट है हमारे आयुर्वेद में, हम क्या करते हैं, हम या तो बीमारी को उसका खत्म कर देते हैं अपनी बॉडी के अंदर ही, शमन कर देते हैं। शमन मतलब उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, या शोधन मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी में से जो टॉक्सिन्स आपके हैं उसको निकाल बाहर कर दिया। वो पंचकर्म के अंडर आते हैं। तो मेरा मानना, अभी मेरा एक किसी मैगजीन में लेख भी आया है कि अगर काया स्वस्थ है तो आपका जीवन भी स्वस्थ है। तो अगर आप स्वस्थ हो अंदर से, आपका तन अगर स्वस्थ है तो मन अपने आप स्वस्थ है, और मन स्वस्थ है तो फिर रचनाएं भी स्वस्थ होंगी। बिल्कुल। लेकिन बहुत बेहतर रचनाकार मुझे लगता है कि थकावट उतारने के लिए जी जी थोड़ा जरूरी होता है। ऐसी बहुत सारी हैं उपक्रम हैं पंचकर्म में, जैसे शिरोधारा है, शिरोवस्ती है, मेडिटेशन है, योगा है। ये सब चीजें अगर हम करें तो माइंड रिलैक्स रहेगा, तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने अंदर उतर सकते हो। और जो अंदर से उतरी हुई जो चीज, जो कविता अंदर से उतर के बाहर आती है ना, उसका कोई मेल नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है। और बड़ा ही खूबसूरत एक सवाल और तैयार हो गया है कि आप खुद भी डॉक्टर हैं, साहित्यकार भी हैं, तो पति जैसी भयानक नहीं भयानक नहीं मैं बताती हूँ, खूबसूरत रिश्ते को निभाने के लिए जी जी आप अपना खुद का उपचार कैसे करती है? मुझे लगता है कविताओं से किया कभी? कविताओं में पति का जी बिल्कुल किया है। जी बिल्कुल है। हम कविताओं के माध्यम से उपचार की बात कर रहे हैं। पति पे कुछ लिखा कभी? जी कभी लिखा है। आप अगर सुनना चाहे तो मैं जरूर अभी बिल्कुल शुरुआत जो है खूबसूरत रिश्ते से कर लेते हैं। जी मैं अगर सखी जी, अगर आपके यहाँ आज मैं बैठी हूँ आपके सामने, तो ये मेरे पति का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हिम। भयानक तो मैं उनको बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। भयानक, ये रिश्ता इतना खूबसूरत है, नोक झोंक वाला। नहीं ये रिश्ता इतना खूबसूरत है कि कब भयानक हो जाएगा। रिश्ता भयानक नहीं है। हाँ, बिल्कुल जितना खूबसूरत है उतना ही मोड़ भी जल्दी लेता है। जी ये बात है। तो ये गिरगिट सा रिश्ता है। बिल्कुल। सुबह कुछ शाम। अच्छा, मुझे लगता है होना भी चाहिए, रंग बिरंगे। और है कौन हम और किसको परेशान करें या किससे परेशान हो। सही बात है। जी है ना। तो उन्हीं के ऊपर एक कविता लिखी है मैंने, नोक झोंक है कविता का शीर्षक। आइए सुनते हैं। वो तुम ही हो ना जो बात बात पर मुझसे लड़ते हो, वो तुम ही हो ना जो बात बात पर मुझसे लड़ते हो, और फिर मुझे गलत ठहराकर खुद ही क्षमा भी मांग लेते हो। देखो गजब का रिश्ता है। जी। वो तुम ही हो ना जो मेरी छोटी छोटी शरारतों का मजा भी लेते हो, और फिर उतनी ही जल्दी चिढ़ भी जाते हो। वो तुम ही हो ना जो बात बात पर असहमति दिखाते हो, और फिर अंत में मेरी ही बात को मान भी लेते हो। क्या बात है? वो माननी पड़ेगी। हाँ होता है शांति के लिए। यथार्थवादी कविता है। जी। वो तुम ही हो ना जो तुम्हें बार बार फोन करने पर भड़क जाते हो,
और फिर फूलों का गुलदस्ता देकर प्रेम से मना भी लेते हो। वो तुम ही हो ना जो मुझे आराम देने के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाते हो और फिर रसोई घर में मचाए गंध को साफ करने के लिए मुझे ही बुलाते हो। वो तुम ही हो ना जो मुझे तंग करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते और फिर खुद ही भले बनकर मान मुहार भी कर लेते हो। वो तुम ही हो ना जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हो और फिर मेरी सुरक्षा के लिए चिंतित भी रहते हो। वो तुम ही हो ना जो मेरी किसी गंभीर कथन पर अचानक से ठहाका लगा देते हो और फिर उतनी ही परिपक्वता से मामले को सुलझा भी देते हो। वो तुम ही हो ना जो कभी कभी मुझसे खफा हो जाते हो और फिर मेरे थोड़ा सा मनाने पर झट से मान भी जाते हो। हाँ प्रियवर, वो तुम ही हो जो मेरे हम कदम हो, आदि से अनंत काल तक हो, सदा सर्वदा से मुझ में हो। क्या बात है, बहुत खूबसूरत कविता है और इससे बेहतर प्रस्तुति अपने शब्दों से अपने प्रिय के लिए हो ही नहीं सकती। बहुत कमाल। और दोस्तों, एक डॉक्टर दिल की नब्ज़ पे भी हाथ रखना जानती है और एहसास को भी समझती है। बहुत सारी बातें करनी है त्रिपत जी से, लेकिन समय है छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं। आज हमारे जस्ट टीवी के प्रांगण में दस्तक दी है त्रिपत मेहता जी ने। डॉक्टर त्रिपत बहुत खूबसूरत बातें बता रही हैं और बातों बातों में बहुत कुछ ऐसी बातें ज़रूर होंगी जो आपके दिल को छू जाएंगी, इस उम्मीद के साथ है। और तो डॉक्टर त्रिपत, कविता की जहाँ तक बात है, ये जो आपने पति के ऊपर कविता लिखी, आप यकीन मानिए कविता आपने लिखी है और हमारे दर्शक जो बैठी हैं, महिलाएं खास तौर से, उनके दिल की बात है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। वाकई मतलब कहते हैं ना, यथार्थवादी कविता है आपकी। ज्यादा काल्पनिक नहीं है, यथार्थ जो जीवन में हो रहा है, घटित हो रहा है, वो बहुत खूबसूरती से आपने बयानगी की है। और कविता का रंग तो देख लिया, और आप गजल भी कहती हैं, लघु कथा भी कहती हैं, तो आज आपके थोड़े थोड़े सारे रंग देखेंगे, क्योंकि अब गजल की बात है तो बड़ी खूबसूरत विधा है गजल। नजाकत जिसको कहते हैं कि अगर किसी लड़की, खूबसूरत लड़की को देखकर कुछ रचना होती है, गजल लिखो कि गजल नजाकत का नाम है। बिल्कुल। अदा में नजाकत, बोलने में, चलने में, उठने बैठने का सलीका, वो जो खूबसूरती होती है वो गजल होती है। जितना फॉर्मेट उसको निभाया जाता है, शब्दों का प्रयोग। बिल्कुल। तो गजल आपने कब लिखी पहली बार? मैंने पहली गजल मुझे लगता है शायद 2005 या 6 में लिखी होगी। अच्छा जी। अपने आसपास के ही एनवायरनमेंट से इंस्पायर होकर मैंने कोशिश की थी लिखने की, तो कहीं ना कहीं ये गज़ल मेरी भी फेवरेट है। हालांकि ये किसी प्रेम प्रसंग से रिलेटेड गज़ल नहीं है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि किसी लड़की या किसी प्रेमी के लिए। ये जो गज़ल है ये आत्मा मैंने गजल के लिए नहीं कहा, मैं ये कह रही हूँ कि ये नजाकत का नाम है। जी, ये आत्मा की परमात्मा के लिए पुकार है, तो उसके ऊपर मैंने गजल लिखने की कोशिश की है। कुछ उर्दू शब्दों का भी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। क्या बात है जी। तो मुतासिर किन से हुए गजल लिखने के लिए? डॉक्टर नरेश जी को मैं फॉलो करती हूँ जी। उनकी काफी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, उनका साहित्य मैंने काफी पढ़ा है। डॉक्टर नरेश हस्ताक्षर हैं गजल जी, बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल जी, देखा है हमने उनको भी। जी, और जी। बहुत जल्द उनको लेकर भी हाजिर होंगे हम। जरूर जरूर। और गजल की जब बात हो गई है तो हो जाए फिर। जी जरूर जरूर। आइए सुनते हैं कि तेरे हुस्न के तसव्वुर से रोशने हयात हो गई, तेरे हुस्न के तसव्वुर से रोशने हयात हो गई। हयात मतलब जिंदगी। जी, जिंदगी रोशन हो गई। तेरे हुस्न के तसव्वुर से जिंदगी रोशन हो गई, तेरी बख्शिश हुई तो ये कायनात बहिशत हो गई। ये हमारे जो दोस्त हैं, वैसे तो बहुत समझदार हैं हमारे दर्शक, लेकिन ये जो शब्द हैं आपके, जो थोड़े से मुश्किल शब्द हैं उर्दू के, फारसी के, इनको भी साथ के साथ। जरूर जरूर। तेरी बख्शिश हुई, बख्शिश मतलब तेरी रहमत अगर हुई तो ये कायनात बहिशत हो गई। बहिशत मतलब स्वर्ग बन गई। तेरी बख्शिश से ये पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स जो है ये स्वर्ग बन गया। चिरागे जीस्त को तूने दिया है एक सूरज नया। चिरागे जीस्त यानी जीवन रूपी दिया। चिरागे जीस्त को तूने दिया है एक सूरज नया, तेरे जिक्र की कलंदरी में मेरी जात फना हो गई। क्या बात है, बहुत खूब जी, बहुत शुक्रिया। हो बैते मुर्शीद चली मैं रूहानी राह पर, मतलब बैते मुर्शीद मतलब गुरु से दीक्षित होकर। ये बहुत खूबसूरत सूफियाना कलाम है। जी, शुक्रिया। हो बैते मुर्शीद चली मैं रूहानी राह पर, वसूल कर तेरे दीदारे हक को मैं तारक हो गई। तारक यानी कि त्यागी हो गई। तेरे दीदार के हक को वसूल करके मैं त्यागी हो गई।
नफ्स को रौंद दिया है आरिफ की पुरलुत्फी ने। नफ्स मतलब मन। नफ्स को रौंद दिया है आरिफ की पुरलुत्फी। आरिफ मतलब अल्लाह का नाम लेने वाला, पुरलुत्फी मतलब आनंददायक, हाँ, मजा लुत्फ देने है वाले, ना, हाँ। जो मस्ती दे रहा है, एक रूहानी मस्ती दे रहा है। जी। नफ्स को यानी कि मन को अल्लाह के नाम की कलंदरी ने रौंद दिया है। जो मन, जो माया है, जो बार बार बीच में आती है, एक राह पर चलते चलते उसको कहीं ना कहीं भटकाती है, तो नफ्स को रौंद दिया है आरिफ की पुरलुत्फी ने। मकामे हक की बंदगी ही अब मेरी जिद हो गई। क्या बात है तेरी फेज से मेरी सबा हंसी। सबा मतलब सुबह, सुबह, प्रभात। हाँ। है तेरी फेज मतलब तेरी कृपा से, है तेरी फेज से मेरी सबा हंसी, रजा में तेरी सजदा कर मैं आलिफ हो गई। मतलब अल्लाह के साथ एक हो गई मैं। रजा में तेरी सजदा कर मैं आलिफ, मतलब जो तेरी रजा है उसमें राजी हैं। खत्म हो गया है समा हुकूमे आगही का। खत्म हो गया है समा हुकूमत आगही। हुकूमत आगही मतलब बुद्धि का जो शासन था उसका समय अब खत्म हो गया है, अब बुद्धि बीच में नहीं आएगी। अल्लाह ताला से विसाल हुआ तो मैं तृप्त हो गई। क्या बात है, मैं सोच रही थी तृप्त तो आएगी। बगैर तृप्ति के तो गजल खत्म नहीं हो मुकम्मल सकती। हो जी ही जी नहीं बिल्कुल सकती। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बहुत शुक्रिया। सूफियाना कलाम है, जी, और जी। प्रभु से बंदगी भी है। और इसमें कहते हैं कि सूफियाना कलाम की ये तो खासियत होती है कि वो जब उसमें जिक्र होता है महबूब का, दरअसल वो शारीरिक महबूब नहीं होता, ऊपर वाला बिल्कुल महबूब रूहानी, होता है रूहानी जो पूरे संसार को चला चला रहा रहा होता है। है। बिल्कुल। तो बहुत ही सूफियाना कलाम था। कुछ और सूफियाने के अलावा जो धरती पे जिंदा है उनके लिए कोई कलाम? ये तो ऊपर वाले की बंदगी का कलाम था ना। चलिए थोड़ा सा उसकी भी बात कर लेते हाँ, हैं। क्योंकि जब तक धरती पे रहने वाले खुदा की बात नहीं होगी तब बिल्कुल, तक तो जिंदगी का सामना, मुकाबला आसानी से नहीं होगा। जी, जायका नहीं आएगा अच्छे से। बिल्कुल। चलिए सुनते हाँ। हैं कि चले आए हैं तेरे दर पे, आज जाने की जल्दी नहीं। अच्छा। चले आए हैं तेरे दर पे कि आज जाने की जल्दी नहीं, किसी की नजरों का इंतजार बने, आज हमारे घर कोई नहीं। क्या बात है। है भटक राहों में दर बदर रहे, है भटक राहों में दर बदर रहे, कि आज मैं खाने में भी प्यास बुझती नहीं। क्या बात है। चले आए हैं तेरे दर पे कि आज जाने की जल्दी नहीं। हो गया है याराना अंधकार से, हो गया है याराना अंधकार से, कि आज दिले चिराग से रोशनी भी होती नहीं। क्या बात है, आज दिले चिराग से रोशनी भी रोशनी भी नहीं। होती नहीं। बहुत गहरे भाव। अल्फाज बेकरार हैं होने को नज्म तरस के, अल्फाज बेकरार हैं होने को नज्म तरस के, कि आज सुरों की बरसात होती नहीं। झुलस उठा है अंतर मन ए तृप्त, झुलस उठा है अंतर मन ए तृप्त, कि आज बरखा भी दामन भी होती नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। त्रिपुरा जी एक और हो जाए लगे हाथों। वाकई मतलब बहुत पवित्रता के साथ, कहते हैं ना, शब्द भी, पवित्र शब्दों का इस्तेमाल करने से रचना भी बहुत पवित्र हो जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। मैं ये सखी जी, ये गजल तो नहीं है लेकिन एक रचना है जी। जो कई जो टूटे रिश्ते हैं या सिसकते रिश्ते हैं उनके ऊपर थोड़ा लिखने की मैंने कोशिश की। आजकल बहुत जरूरत है इस तरह की रचनाओं जी, की। हर कोई टूटा टूटा महसूस कर रहा है, महसूस करता है, और हर कोई चाहता है कि ये जुड़ जाए। काश कि ऐसा होता कि जुड़ जाता। चाहता हर कोई कि जुड़ जाए, पर जोड़ने का हुनर नहीं है किसी के पास, क्योंकि अहम रहता है। अहम, ईगो सबसे बड़ा जो बाधक है। तो शीर्षक ही इसका सिसकते रिश्ते हैं। काश कि ऐसा हो पाता कि शाखों से टूटे पत्ते फिर से उन्हीं टहनियों पर लहरा पाते। काश कि ऐसा होता कि टूटे तारे विशाल आकाश में जगमगा पाते। काश कि ऐसा होता कि रिश्तों के टूटे हुए तार फिर से अपने सांचे में एक बार फिर से ढल पाते, खिलखिला पाते। काश, मगर ये हो ना पाएगा। वही ईगो आ जाती है ना बीच में। वक्त का पहिया तो चलता ही चला जाएगा, और अच्छा है कि ना हो पाएगा। गुजरते समय के साथ एहसास भी गुजर जाएगा। जिंदगी के रंगमंच पर आज एक नया किरदार उभर कर आया है, जो बेफिक्र है, जो ताज़ा है, जो हिम्मती है, निडर है, जो ताकतवर है, दमदार है, जो अति सुंदर है, जो तृप्त है। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया त्रिपुरा जी, मैं ये सोच रही हूँ कि इतनी खूबसूरत रचना के बाद जी चाहता है कि और सुने, लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है दोस्तों। बहुत खूबसूरत रचनाएं अभी बाकी हैं, कहीं नहीं जाइएगा।
दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं। दस्तक में दिल की बातें भी हो रही हैं और साहित्य पर भी चर्चा परिचर्चा है। और दिल की बातें एक महिला से बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि पुरुष तो शायद दिल ही दिल में रख लेते हैं, लेकिन महिलाएं जब तक दिल की बात ना कह दे उनको सुकून कहाँ मिलता है। बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे त्रिपत जी से। तो त्रिपत जी, हमने कविता सुन ली और ये जो बात है कि ईगो, जी, इसी पर एक सवाल उठता है कि जैसे हम अपने तन की सफाई रखते हैं, मन की सफाई रखने के लिए एक तरीका और आजमाया जा सकता है। आप कितने सहमत हैं इस बात से कि एक अपना नोट बना ले कि सोने से पहले ये देख ले कि आज किसी से दिन में नाराजगी तो नहीं हुई, कोई गलत बात तो नहीं कही, और फिर सोने से पहले उससे माफी मांग ले कि आज मेरे से गलती हो गई। और फिर देखो वो जो चैन की नींद आती है, बिल्कुल, कि आप दिल पे भार लेके नहीं सोते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा हर किसी से होता नहीं है, होता नहीं। फिर ये सवाल आगे क्या सवाल आता है? आप डॉक्टर हैं, आप क्या कहते हैं? देखो, आपने जैसे खुद ही आपके सवाल में ही जवाब है। हाँ। आपने अभी कहा कि चैन की नींद नहीं आएगी। हाँ। है ना? हाँ। और अगर हमने माफी मांग ली तो चैन की नींद आ जाएगी? नहीं, ज्यादातर 80-85% लोग नहीं करते हैं, वो माफी नहीं मांगते। उनके मन में क्या ख्याल आता है मालूम है? हाँ, उनको ये ख्याल आता होगा, छोड़ो यार, मुझे क्या जरूरत है, जब उसको नहीं पड़ी तो मुझे क्या पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये ईगो फिर सिर चढ़ जाती है। ईगो सिर चढ़ेगी, दिमाग खराब होगा, दिमाग खराब होगा तो तन खराब होगा। आयुर्वेद क्या कहता है? मैं एग्जैक्टली वही आयुर्वेद पे ही आ रही हूँ मैं, कि दिमाग खराब हुआ तो तन खराब हुआ, तन खराब हुआ तो रोग आए, रोग आए और तो, फिर रोगी भागेगा इधर उधर। यानी जो ना मन स्वस्थ, ना तन स्वस्थ, ना आत्मा स्वस्थ। जो समस्या आज हुई है उसका निवारण आज ही हो जाए, आज ही हो जाए। खासकर जो निजी रिश्ते हैं जी, उनमें आज ही रात को सोने से पहले उसका निवारण हो जाए। बैलेंस शीट को अपनी मेंटेन करके सोएं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप, क्योंकि सामने वाला भी आपको गलत नजरों से नहीं देखेगा कि ना, वो आपको घूरेगा नहीं। जी जी, बिल्कुल, है ना, गणित नजरों से नहीं देखेगा और आपके दिल को भी लगेगा कि हाँ सब ठीक है। वैसे ही वाइब्रेशंस आपके अराउंड होंगी, जो आप दोगे वही मिलेगा। तो दोस्तों देख लीजिए, डॉक्टर साहिबा कह रही है कि जैसे मन को भी हमेशा स्वस्थ रखना है, क्योंकि जब मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ है। और मन को स्वस्थ रखने का तरीका इन्होंने यही कहा है कि साथ के साथ बराबर हिसाब कर ले आज के दिन का, कि किसी का दिल ना दुखे, कल हो ना हो, कल हो ना हो। जी बिल्कुल। और आपकी कविताएं वाकई सार्थक संदेश देती हैं, और हमें तो पहले ही पता था, लेकिन आप दर्शकों ने भी देखा कि सकारात्मक, दरअसल साहित्य का मतलब ही है कि हम सबका हित रखें। जी बिल्कुल, सबके हित की बात करें, और हम तो जरिया शायद होते हैं बात कहने का और कहलवाने का। बिल्कुल, लेकिन बात हमारे दर्शकों के दिल की ही होती है कहीं ना कहीं। और कविता पर बात हो गई, गजल पर हो गई, अब थोड़ी सी लघु कथा पर बात कर लेते हैं। लघु कथा 2 शब्दों में कैसे परिभाषित करेंगे? लघु कथा क्या होती है? मैम, कहने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जब हम ब्रीफली किसी चीज को छोटा बम्प और बड़ा इम्पैक्ट, वो चीज, तो मुझे लगता है कि लघु कथा का मेन मकसद ही यही है कि आप कुछ छोटे शब्दों में जो लोगों तक पहुंच भी जाए और एक अच्छा मैसेज भी पहुंच जाए, और आपकी बात भी आपके मन की भी निकल जाए कि हाँ भी मैंने अपनी बात आगे सामने रख दी है। एक इंजेक्शन है। एक इंजेक्शन है। एक इंजेक्शन है। गोली रोज खाओ, थोड़ा ही असर करेगी, इंजेक्शन एक ही बार में थोड़ा जल्दी असर कर। अब ये जो मैं अभी जो लघु कथा मैं आपके सामने पेश करने वाली हूँ, ये मेरी जीवन की सत्य घटना पर आधारित है। देर कैसी, आपकी सत्य घटना देखते हैं, हमारे दर्शक भी सुनेंगे। जी, ये बात उस टाइम की है सखी जी, जब मैं पंचकर्म कर रही थी मणिपाल कर्नाटका में। तो हमारी एक दिन छुट्टी थी, हम लोग सब सखियां आपस में चली गई हैं, इधर बीच था, समुद्र का किनारा। हमने कहा चलो आज छुट्टी मना के आते हैं। तो आते हुए सब अपनी मस्ती में थी, तो मैं अपना पर्स कहीं बस में छोड़ दिया मैंने। अच्छा, छूट गया मुझसे। तो उसी पे ही ऊपर मैंने लघु कथा लिखी है, आगे क्या क्या होता है। आपने बैकग्राउंड बना दी। जी जी, अब दर्शक जुड़ चुके हैं। जी जी, लघु कथा। तो नाम इसमें मैंने काल्पनिक यूज किए हैं। बहुत ज्यादा चिंतित, पर आपने तो बता दिया ये आप हमारे दर्शक जहाँ पे काल्पनिक नाम है ना, हाँ, वो मेरा ही नाम है, वो त्रिपत लिख लेंगे। जी जी जी। बहुत ज्यादा चिंतित थी आज से ही दिव्या, और होती भी क्यों ना। कल शाम उडुपी से वापस आते हुए उसका पर्स जो बस में छूट गया था, उस पर्स में उसकी काफ़ी ज़रूरी चीज़ें थी, जैसे ATM, लाइब्रेरी का ID कार्ड, कॉलेज का ID कार्ड, कुछ पैसे आदि। कॉलेज खुलते ही उसने अपने प्रोफेसर से बैंक जाने की आज्ञा ले ली थी, ताकि वह जाकर अपने ATM कार्ड को ब्लॉक करवा सके। मेस में बैठी हुई ब्रेकफास्ट कर रही थी, नाश्ता कर रही थी
कि बैंक जाने के लिए जस्ट निकलने ही वाली थी कि उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है जी। वो कॉल के पीछे थे लाइब्रेरियन, जो उसकी जो उसका जो लाइब्रेरी कार्ड के ऊपर जो फ़ोन नंबर था उस फ़ोन से उसको फ़ोन आता है। बड़ा चकित सी होती है सुनकर कि ये फ़ोन क्यों आया, किस लिए आया। वो जल्दी में उठा लेती है फ़ोन। तो फ़ोन उठाते ही लाइब्रेरियन ने पूछा कि क्या आप दिव्या खन्ना बात कर रही हैं? त्रिपत मेहता बात कर रही हैं? नहीं, तब मैं त्रिपत मोंगा थी। अच्छा, अनमैरिड टाइम की बात है ये। हाँ। उसने जल्दी से हामी भरी। फिर लाइब्रेरियन ने पूछा कि तुम्हारा पर्स कहीं खो गया है? उसने उत्सुकता पूर्वक हाँ भरी कि हाँ, सच में मेरा पर्स खो गया है। फिर लाइब्रेरियन ने उसे संदेश दिया कि बाजीरंग गांव के श्री रामचरण जी ने तुम्हारा पर्स बस में से उठा लिया है और उन्होंने तुम्हारे लाइब्रेरी कार्ड से नंबर लेकर मुझे कॉल किया है तुम्हें ये सूचित करने के लिए कि मेरे घर आए। मैंने अपना एड्रेस लिखवा दिया है, मेरे घर आए और मेरा जो अपना जो पर्स है वो आके लेकर के जाएं। ये सुनते ही दिव्या की तो खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने सारा वृतांत अपने प्रोफेसर को सुनाया और उनसे आज्ञा लेकर श्री रामचरण जी के घर चली गई। वहाँ जाकर उसे अपना पर्स वापस मिल गया। बहुत खुश हुई वह रामचरण जी के पूरे परिवार की बहुत आभारी थी और होती भी क्यों ना। बहुत संभाल कर संजो कर रखा था उन्होंने उसका पर्स, जिसके अंदर सारा वैसे का वैसे ही था, पैसे भी, एटीएम कार्ड भी और सब वैसा का वैसा ही था। और सबसे अच्छी बात कि उनकी पत्नी ने बड़े प्रेम और स्नेह से उसे अपने घर का भोजन भी तो खिलाया था। क्या बात है। तो वो भोजन का टेस्ट आज तक मेरी जुबान पर है। अपना सामान लेने गए जी, पर्स लेने गए, साथ में भोजन भी कराया। तो ऐसे लोग वाकई मतलब मतलब हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया खराब है, दुनिया पे ऐसे लोग कोई कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो कुछ एक आध लोगों की वजह से सब बदनाम हो जाते हैं, है ना। कहते हैं भी किसी के हाथ लगे तो अब वापस नहीं मिलेगा, कौन कहता है। एग्जैक्टली, है ना, चीजें वापस आती है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत संदेश भी है और वाकई ऐसे लोग हैं, बिल्कुल हैं। और हमें अच्छे लोगों का जिक्र भी उतना ही करना चाहिए जितना बुरे लोगों का जिक्र करते हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार भी माहौल बनाने में कारगर होता है। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत। जो चीज अच्छी है मुझे लगता है उसे सबके साथ साझा करना चाहिए। इससे चाहे किसी के साथ ऐसा ना भी हो, लेकिन परमात्मा ना करे आगे किसी के साथ ऐसा हो तो अगर किसी ने मेरी ये कहानी आज सुनी है तो लेट से किसी को अगर कोई चीज कहीं पे मिलती है तो वो इस चीज को इंस्पिरेशन मान के चल सकते हैं कि हाँ, उस बंदे ने उसको वो चीज वापस की थी तो मैं भी एक स्टेप फॉरवर्ड कर सकता हूँ कि मैं उस प्राणी की उसकी वो चीज उसको वापस भेज सकूं या किसी न किसी तरीके से। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। वेरी ट्रू। और फिर लघु कथाएं, पहली लघु कथा कब लिखी थी? मैंने अभी लघु कथा कुछ टाइम ही हुआ है मैंने लिखनी शुरू की है। किससे प्रेरित हुए फिर आप? एक्चुअली एक बुक आनी थी कोई साझा संकलन में। उन्होंने मुझसे बोला था कि आप लघु कथाओं के ऊपर काम कीजिए। तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, तो मैंने अपनी निजी जीवन से ही रिलेटेड 3-4 लघु कथाएं मैंने उसमें लिखी थी। बहुत खूब, शुरुआत हो गई है तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्द किताब के रूप में भी आपकी लघु कथाएं काम चल रहा है किताब बहुत। और सकारात्मक पहलुओं पर अभिव्यक्ति देना वाकई बहुत जरूरी है, बजाय कि नकारात्मक। बिल्कुल। अगर यही कहानी किसी नेगेटिव सोच के बंदे की होती ना तो वो इसमें इतना विस्तार होता है कि पता नहीं मेरा पर्स मिलेगा कि नहीं, कैसा होगा, कौन देगा, ना जाने कितने सवाल। बिना बात की ग्रंथियां बनती हैं। हाँ। आप अपने मन के अंदर भी बनाते हैं, सामने वाले को भी देते हैं वही चीज जी। तो फिर वही तन खराब होगा तो मन खराब। सिर्फ शब्दों से नहीं, खून में भी तो बनती है। जी बिल्कुल। वही सब कुछ रिलेटेड है सखी जी। मन, हमारे रक्त में भी ग्रंथियां, मन की ग्रंथियां ही तन की ग्रंथियों को उपज देती हैं। हाँ, वाकई क्या बात है। मन की ग्रंथियां ही तन की ग्रंथियों को उपज देती है। ये एक डॉक्टर साहिबा के बयान है दोस्तों। और जब डॉक्टर साहिबा हमारी मेहमान होंगी तो बातों बातों में कविताओं के, लघु कथा, गजल के माध्यम से मन का उपचार तो बखूबी करेंगे। बहुत खूबसूरत है। और लघु कथा के और क्या क्या विषय हैं जो आपकी बाकी की लघु कथाएं हैं, उनके क्या विषय हैं? वही मेरी जीवन से ही कुछ मैंने अपने जीवन की जो इम्पोर्टेंट, जो मुझे लगता है जो लोगों तक पहुंचने चाहिए, जो लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। हालांकि देखो जीवन पूरे सब तरह के रंगों से भरा होता है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सब में है, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करते हैं या लोगों तक क्या पहुंचाना चाहते हैं। विषय हैं आपके इसके अलावा लघु कथा के? जैसे मैं वही आयुर्वेद से रिलेटेड भी लिखती हूँ कि मैंने जो अपने कॉलेज टाइम में जो मैंने चीज़ें फेस करी अपने प्रोफेसर से रिलेटेड या अपने दोस्तों से रिलेटेड, उनके ऊपर कुछ हैं,
कुछ कुछ चीज़ें काल्पनिक भी डाली हैं उनमें, लेकिन काफ़ी जो है 90-95% जो उसमें कंटेंट रहता है वो मेरा निजी ही रहता है। ओके। और उपचार करती हैं आप, दूसरों का तो उपचार कर ले, आप खुद का उपचार कैसे करते हैं? ये तो मुश्किल सवाल होगा थोड़ा सा। देखिए, जहाँ तक पंचकर्म की बात है, पंचकर्म तो मैं अपना खुद नहीं कर सकती। नहीं कर सकते ना, यानी कि जो हलवाई है ना अपनी मिठाई खुद कम ही खाता मजा है। नहीं आता। बहुत खूब दोस्तों, बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं, लेकिन समय है छोटा सा ब्रेक का। दोस्तों हाजिर हैं ब्रेक के बाद। दस्तक में दिल की बात हो रही है और कलम की बात भी हो रही है। कलम से जो लिखा है वो बयान भी, जो बयान की है वो भी बाकमाल है, और जो मन की बात है वो तो सोने पे सुहागा है। बात हो रही है तृप्ति मेहता जी से। तो तृप्ति मेहता कहें, त्रिपद कहें, पूरी तरह से ज़िंदगी में तृप्त है, और ऐसी हस्ती हमारे साथ बैठी हैं, वाकई बहुत पॉजिटिव ऑरे के साथ है। और जब कविताओं की बात करते हैं तो नज़ाकत की जो बात है, कयामत करती हैं आप। तो कविता एक आपके पास बहुत खूबसूरत है, जिक्र भी हुआ था, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जी, अभी मैंने अमृता प्रीतम जी को भी बहुत पढ़ा है। तो उनकी एक बड़ी मशहूर कविता हुई है कि मैं तेनू फेर मिलांगी। तो उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने एक कविता लिखी है, परायापन, शीर्षक जिसका है परायापन। लेकिन उनके जैसी तो नहीं, मैं ना तो उनकी इतनी हैसियत है मेरी और ना ही इतनी औकात है कि मैं उनके लेवल की लिख सकूंगी, लेकिन उनसे इंस्पायर होकर एक कविता मैंने ज़रूर लिखी है, तो वो मैं पेश करना चाहूँगी जी। कि ना मैं अब तुमसे नहीं मिलूंगी। अच्छा। ना मैं अब तुमसे नहीं मिलूंगी, ना तो उस कुएं के पास जहाँ पानी भरने के बहाने हम एक दूजे का दीदार किया करते थे। क्या बात है। और ना ही उस गली की नुक्कड़ पर जहाँ से एक दूजे को देखने के बहाने दिन में हजारों बार गुजरा करते थे। क्या बात है। ना मैं अब तुमसे नहीं मिलूंगी। ना तो उन शब्दों में है जिन्हें तुम अपनी कलम के जरिए खूब सजाकर कविता में ढालते थे, और ना ही उन रंग बिरंगे रंगों में जिन्हें तुम अपनी जादूगरी से अपने कैनवास पर उतारते थे। ना मैं अब तुमसे नहीं मिलूंगी। ना तो उन पात्रों में जो तुम्हारे रंग मंच पर अपना किरदार निभाते हुए अपना नाटक प्रस्तुत करते थे, और ना ही उन ख्वाबों में जो बेखुदी में हमने और तुमने संग रहने के लिए सजाए थे। ना मैं अब तुमसे नहीं मिलूंगी। ना तो रात के आंगन में छिपी हुई उस ज्योत्सना में चांद की चांदी, जिसकी शीतलता में तुम अपने अंदर समाहित करने के लिए बेसब्री से इंतजार किया करते थे, और ना ही उस सुगंधी में जिसे पाने के लिए तुमने बड़े दिल से अपने बरामदे में वो फूल लगाए थे। क्या बात है। और हाँ तिलस्मी, यदि कभी कुछ ऐसा हुआ और आखिरकार हम मिले, तो मैं तुमसे वैसे ना मिलूंगी जैसे तुम सदा सर्वदा से मिलना चाहते थे, कुछ कहना और शायद बहुत कुछ सुनना चाहते थे। मुझे इल्म है उस रोज़ उस मोड़ पर तुम रुके थे। मुझे इल्म है उस रोज़ उस मोड़ पर तुम रुके थे, लेकिन तुम्हें भी पता है ना कि हालातों के आगे हम भी झुके थे, हम भी झुके थे। क्या कि बात ना है। मैं अब तुमसे नहीं मिलूंगी। तो ये जो कविता है बहुत ही भावुक है, और समय के साथ, समय के हिसाब से खुद से समझौता है या समय से समझौता करती हुई कविता है। मूव ऑन। हाँ, आगे बढ़ना जी, आगे बढ़ना। ये न जाने कितनी भी जिंदगी में ऐसा होता है, क्योंकि उम्र के कितने पड़ाव होते हैं, बाल्यावस्था, यौवन काल, बिल्कुल, और फिर प्रौढ़ की तरफ आते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। और प्रौढ़ होते फिर वृद्धा हो जाता है। जी, जी, तो जी। ये सर्कल इतना फास्ट चल रहा है जी, कि जी। हर उम्र का अपना स्वाद है, बिल्कुल। और अब इस उम्र में हम उस उम्र का स्वाद ले नहीं सकते। नहीं, इस उम्र का अपना स्वाद है। नहीं, इसका अपना है, लेकिन वो जो चला गया ना समय, जी, जी। वो स्वाद, वो कॉलेज का, वो स्कूल का, जी, जी, अल्हड़पन, वो अल्हड़पन, वो रूठना मनाना है ना, वो मुंह बनाना। हाँ। अब तो मुंह बनाना भी नहीं आता। नहीं, अब टाइम नहीं है। अब टाइम भी नहीं, कोई मनाने वाला भी बिजी है। इतना बेकरार नहीं है कोई। जी। मनाने के लिए भी तो एक धैर्य चाहिए ना। एग्जैक्टली। अब इतनी फास्ट लाइफ में होता है कि बस कट टू कट हर चीज। बहुत खूबसूरत एक और रचना हो जाए, क्योंकि जी चाहता है कि मुकम्मल आपको सुनते जाएं। एक तो आप इतनी प्यारी हैं, ऊपर से रचना इतनी गजब की है, खुद ही गजल हैं आप। शुक्रिया जी, शुक्रिया सकी जी, आपने तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया। एक और खूबसूरत। जी जी जरूर। ये मैं कल परसों आईना देख रही थी। अच्छा। तो आईना देखते देखते ये कविता उतरी मेरे अंदर से। कल परसों के बाद बीच में नहीं देखा।
नहीं, गौर से कल परसों देख रही थी। अच्छा, क्या गौर किया आपने, तो क्या महसूस किया? खुद मैं वही बयां करती हूँ। मुझे पता है कविता की शब्द शब्द बोलेगा। जी जी। आईना मुझे मुझसे मिलवाता है। अच्छा। ये आईना मुझे मुझसे मिलवाता है या मुझे मेरी जैसी ही किसी से मिलवाता है। मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये केवल सच ही दिखाता है। ये आईना मुझे मुझसे मिलवाता है। इसमें खुद को निहारते हुए जब खुद से नज़रें मिलाती हूँ, खुद को निहारते हुए जब खुद से नज़रें मिलाती हूँ तो मुझे नज़रों के पार मेरी ज़िंदगी से रूबरू कराता है। नज़रों के पार अंदर तक मुझे रूबरू कराता है। आईना मुझे मुझसे मिलवाता है। मेरे अंदर चल रहे तूफ़ानों का पता बताकर मेरी ज़िंदगी की मुश्किलों का सामना करना सिखाता है। यह आईना मुझे मुझसे मिलवाता है। मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ रहकर अनगिनत नसीहतें देता है। खुद को पाने के लिए मुझे मेरे अंदर उतरना है, ये हर पल याद दिलाता है। यह आईना मुझे मुझसे मिलवाता है। तन की माया तो मिट्टी हो जाएगी, तन की माया तो मिट्टी हो जाएगी, वो मुझे अस्तित्व से इश्क करना सिखाता है। जो बड़ा मुश्किल है इश्क करना, सही खुद से भी अस्तित्व से। मेरा फ़र्ज़ केवल प्यार बांटना है, ये हर पल मुझे एहसास करवाता है। आईना मुझे मुझसे मिलवाता है। वो मुझे मेरे ही अनेक रंगों से मिलवाता है और याद दिलाता है, ये जो अभी यौवन भरा पल है ये गुजर जाएगा, और जो आने वाला कल है वो भी चला जाएगा। ये मुझे मेरे अक्स से मिलवाता है जो सदा सर्वदा मेरे साथ रहेगा। आईना मुझे मुझसे मिलवाता है। इसमें गौर से देखूं तो मेरे चेहरे में छिपी बढ़ती उम्र का पता बताती वो पतली पतली सी लकीरों का क्रम। मैं सोच रही थी कि ना झुर्रियां तो आएंगी। देखो मैंने बड़ा सजा के लिखा है, मैंने झुर्री वर्ड नहीं यूज किया। आपने अगर सुना हो तो कि इसमें गौर से देखूं तो मेरे चेहरे में छिपी वो बढ़ती उम्र का पता बताती पतली पतली सी लकीरों का क्रम मेरे अनुभवों को बताता है कि जीवन एक निरंतर प्रवाह है और इसमें मुझे बहते चले जाना है, बहते चले जाना है, बहते ही चले जाना है। आईना मुझे मुझसे मिलवाता है। लेकिन त्रिपत, मैंने कहीं पढ़ा था और पता नहीं क्यों मुझे अब इस बात पे यकीन होने लगा है कि महिला के चेहरे पे जितनी झुर्रियां आती जाती है ना वो और खूबसूरत लगने लगती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब आप देख लो, खुद को देख लो, आईना देखो। मुझे मत धोइए। आपने तो रिवर्स गियर लगा लिया है। नहीं, मैं देखो हंसी और मुस्कान, चेहरे की स्माइल और आपका मुस्कुराता चेहरा आपकी किसी भी कमी को ढक देता है। बिल्कुल। अगर आप बहुत सुंदर, आप हंसते नहीं है तो क्या फायदा खूबसूरत आप होने देखो का? सखी जी, हंसी भी तभी, मुस्कुराहट जो अब हंसी और मुस्कुराहट में बहुत डिफरेंस है। हाँ। मुस्कुराते अब तब वो जब आपके अंदर वो खुशी है, हाँ। वो तभी आपके चेहरे पे वो जो एक्स फैक्टर होता है ना, जो बेस, हम फाउंडेशन लगाते हैं ना, जो बेस होता है प्राइमर, वो मुस्कान है। हंसी की जो फाउंडेशन वो मुस्कान है। तो मुस्कुराते अब तब हो जब आप अंदर से, मन खुश है, जब आपका मन खुश होना बहुत जरूरी है। और वैसे डॉक्टर तो आप हैं, लेकिन डॉक्टर के साथ रहते रहते ये बात तो हमने भी सीख ली है, अगर आज हमें खांसी है तो हम आज ही दवाई खाएंगे ना। जी। हम ये तो नहीं कि आज खांसी है तो 4 दिन के बाद दवाई खाएंगे। ठीक वैसे ही मन की कोई पीड़ा, वेदना है, गुस्सा है, प्यार है, इजहार है, इकरार है, नाराजगी है, उसी दिन करो और उसी दिन उसका समाधान कर लो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है उसका उपचार उसी दिन कर लेंगे तो ये मुस्कान और ये स्माइल और ये जो कहते हैं ना खूबसूरती अंदर से जो आती है वो अपने आप आएगी। और बीमारियां भी खुद ब खुद, वो दवाइयां भी शायद कितना असर करती है। बीमारी भी फिर शरीर को छोड़ के चली जाएगी, वो कहेगी मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ, ये तो खुशी बहुत है, मतलब मुझे पोषण नहीं मिल रहा। मतलब गम जब भी मेरी चौखट पर आता है, गम जब भी मेरी चौखट पर आता है, मुझे मुस्कुराता देख वापस चला जाता है। उसे पता है इस पे तो असर नहीं है। और डॉक्टर त्रिपत साथ हैं तो बहुत खूबसूरत, अच्छा लग रहा है कविताओं के साथ साथ। और एक सवाल और पूछना चाहूंगी। जी। वो भी नाजुक है, बिल्कुल गजल की तरह, आपके जैसा नाजुक, खूबसूरत, कि इतना खूबसूरत लिखते हैं। आपके जो पति हैं, जिनके ऊपर आपने इतनी खूबसूरत गजल लिखी, कविताएं कही, वो जब सुनते हैं उनको कैसा लगता है? वो मेरा ना फ्यूल है जी। मैं कुछ भी लिखूंगी ना, मैं पहले उनको सुनाऊंगी। अच्छा। वो सुनते हैं जी। टचवुड अभी तक तो सुनते हैं। हाँ, कि अपना काम था, मैं बोलती हूँ कि देखिए मैंने ये लिखा है। कितने सालों से सुन रहे हैं? अभी तो मैं लिखती तो हूँ खैर 2005-06 से, बीच में जैसे बच्चा हुआ मेरा तो थोड़ा रूटीन टूट गया था मेरा। अभी 4-5 सालों से मैं दोबारा फॉर्म में आई हूँ।
तो वो है, वो अगर सुनते हैं ना मुझे तो ही मैं लिख पाती हूँ। एक वो और एक मेरी बड़ी दीदी जो है जी, ये इन दोनों मतलब मेरी प्रेरित, जिंदगी के ये पिलर्स हैं, प्रोत्साहित करते प्रोत्साहन हैं, आपको ये मुझे इनसे बताते हैं मिलता कि है। बहुत जी जी अच्छा कह रही हो। जी 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 वाकई, जी और जब पति कह दे तो आधी समस्या खत्म। खत्म। आपने कोई साड़ी पहनी है, जी जी आपने सोचा मैं बहुत खूबसूरत, और पति ने कहा जच नहीं रही, वो आप चेंज कर दोगे, तुरंत चेंज कर सारी देंगी। दुनिया आपको कह देगी ना सुंदर लग रही है, अगर वो कहेगा तो फिर वो चेंज कर दोगे आप, हाँ, वो तो चेंज कर वैसे ही दोगे। कविताएं भी जी हैं। जी जी तो जी ये जो लिबास पहन के आपके भाव उतरते हैं जी कागज जी पे, जी जी अगर उन्होंने खूबसूरत कह दिया तो फिर आप उसको दोबारा तिबारा फिर पढ़ते होंगे, बिल्कुल। है ना? मैं उसमें कहीं देखती हूँ कहीं कोई गुंजाइश तो नहीं रहेगी हाँ। कि कुछ और सजा दूं इसको, कुछ और डाल दूं जीवन इसमें। में एक शख्स खास ऐसा होता है जो हमारी धुरी होता है, या हम बिल्कुल उसकी धुरी होते हैं। बिल्कुल सारे जहां का गम समेट गम उसी के पहलू में आते हैं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बहुत बिल्कुल खूबसूरत। आज वाकई गजल भी हो गई, कविताएं भी हो गई, लघु कथा भी आज हमने दस्तक में सुनी है कि छोटी सी रचना जो होती है, कहानी, छोटी कहानी जी लघु कथा होती है, वो भी सुनी। और दुनिया वाकई खूबसूरत है, बिल्कुल चीजें लौट के है, अपने पास दुनिया आ है जाती सुंदर। हैं, चाहे जी पर्स जी हो, चाहे इंसान हो, चाहे प्रिय बिल्कुल हो। बिल्कुल बहुत खूबसूरत आप आए, बहुत सारी खूबसूरत रचनाएं साझा करी, बहुत कुछ बताया, मन की बातें करी, रचनाओं के माध्यम से बातें करी। आपका हम बहुत 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 शुक्रिया धन्यवाद सखी करते जी, हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो जी मच, जी बहुत शुक्रिया। तिरुपत। दोस्तों, खूबसूरत कलाम, खूबसूरत शख्सियत, बात ही कुछ और है। मज़ा आ जाता है बात करने का भी, और आपको बात सुनने में भी आ रहा होगा पूरा मज़ा, हमें यकीन है। और किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार ऐसे ही देते रहें, और हम भी जल्द लौटेंगे एक और ख़ास मुलाकात के साथ। लेकिन अभी तो हमें, यानी त्रिपत जी को और मुझे, हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।